नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम IOCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम हार्डन्ड एंड ऑल्सो विल बिकम मोर। विताल व्यरंजन प्रक्रिया के बाद धातु सख्त हो जाता है और अधिक। ए ब्रिटल, बी डक्टाइल, सी मेलेबल एंड डी टफ। विताल व्यरंजन प्रक्रिया यानी कि हार्डनिंग प्रोसेस के बाद मेटल हार्ड हो जाता है, उसके साथ साथ वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल वो कंडीशन होती है किसी भी एक मेटल की जब कोई धातु की टूटने की संभावना बढ़ जाए, उसे बोलते हैं ब्रिटल। हार्डनिंग का एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है जो मेटल की कठोरता को बढ़ाती है, और इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेटल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उस मेटल को तुरंत ठंडा कर देते हैं। और जैसे ही मेटल की रैपिड कूलिंग होती है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल हार्ड बन जाता है। जब मेटल हार्ड बन जाता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी को मेटल की टर्म में हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की वो कंडीशन होती है जब मेटल को किसी थिन शीट में या थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ब्रिटलनेस के कारण किसी भी मेटल में फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम एक और प्रोसेस करते हैं जिसे बोला जाता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं, हम मेटल को दोबारा रीहीट करते हैं लोअर टेम्परेचर पर और उसको आराम से कूल करते हैं, और इसकी मदद से मेटल की ब्रिटलनेस कम हो जाती है और मेटल की हार्डनेस बनी रहती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटल। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज अ। कच्चा पेट्रोलियम तेल डैश तेल होता है। ए प्राइमरी, बी फॉसिल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी सेकेंडरी। क्रूड ऑयल क्या होता है, एक फॉसिल फ्यूल होता है जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट का बना होता है, और ये जब फॉसिल फ्यूल काफी टाइम तक डिकम्पोज होता है उसके बाद हमें मिलता है क्रूड ऑयल। और दूसरा पॉइंट क्या है, क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि अगर हमने एक बार क्रूड ऑयल को यूज कर लिया उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी फॉसिल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है। ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी नियोबियम एंड डी ऑल ऑफ दिस। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोसेस के लिए हम तीनों रिसोर्सेज का यूज करते हैं। यूरेनियम का भी यूज करते हैं, थोरियम का भी यूज करते हैं और नायोबियम का भी यूज करते हैं। यूरेनियम सबसे ज्यादा कॉमन फ्यूल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, और इसका आइसोटोप क्या होता है, यूरेनियम 235। और यूरेनियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। दो प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका क्वेश्चन आ रखा है तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है थोरियम। थोरियम यूरेनियम का अल्टरनेटिव भी माना जाता है, और थोरियम को हम डायरेक्टली फ्यूजन प्रोसेस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको एज अ फिसाइल मटेरियल यूज करते हैं सच एज यूरेनियम 233, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है नियोबियम। नियोबियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कंट्रोल रोड यूज करा जाता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को रेगुलेट करती है बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64 है, अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 198 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन इन 22 सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक शरीर सीधी रेखा में 22 सेकंड में 198 मीटर की दूरी तय करता है, तो शरीर की गति क्या होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें 198 मीटर दे रखा है, टाइम हमें 22 सेकंड दे रखा है, तो वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, 9 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, डाई पेनिट्रेट मेथड इज जनरली यूज्ड टू लोकेट। व्यापित परीक्षण विधि का प्रयोग सामान्यतः डैश पता करने के लिए किया जाता है। एक कोर डिफेक्ट, बी सरफेस डिफेक्ट, बी सुपरफिशियल डिफेक्ट एंड डी टेम्पररी डिफेक्ट। डाई पेनिट्रेट मेथड का इस्तेमाल हम सरफेस डिफेक्ट को पता करने के लिए करते हैं। डाई पेनिट्रेट मेथड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक कलर लिप किट को सरफेस पे डालते हैं। इन केस अगर सरफेस में कोई भी क्रैक्स होंगे तो वो जो कलर लिप किट है वो इन क्रैक्स में बढ़ जाएगा, और जितना भी एक्सेस लिप किट है हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो समय ये पता लग जाता है किसी भी सरफेस में कोई क्रैक्स है, कोई होल्स है, तो डाई पेनिट्रेट मेथड से हम सरफेस डिफेक्ट का पता लगा लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी सरफेस डिफेक्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय अ लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन लेथ मशीन द्वारा किया जाता है। ए टर्निंग, बी कैम्फरिंग, सी थ्रेड कटिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। लेथ मशीन द्वारा हम कई तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, सच एज टर्निंग। टर्निंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम वर्क पीस के आउटर मटेरियल को रिमूव करते हैं। फेसिंग में हम एक परपेंडिकुलर फ्लैट सरफेस क्रिएट करते हैं वर्क पीस में। ग्रूविंग की मदद से हम वर्क पीस में एक चैनल बनाते हैं, एक नाली बनाते हैं। पार्टिंग ऑफ में हम दो वर्क पीस को सेपरेट करते हैं। थ्रेडिंग, हम स्क्रू में थ्रेड क्रिएट करते हैं। ड्रिलिंग, वर्क पीस में सर्कुलर होल करते हैं। बोरिंग, होल को बड़ा करते हैं। कर्लिंग की मदद से हम वर्क पीस में एक रफ पैटर्न जनरेट करते हैं। टैपिंग में हम क्या करते हैं, जो एक ड्रिल होल होता है उसके अंदर थ्रेड क्रिएट करते हैं। एंड कैम्फरिंग में हम वर्क पीस के एजेस को स्मूथ करते हैं। सो ये कई सारे प्रोसेस होते हैं एक लेथ मशीन के। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 67 है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। पीतल किसका मिश्र धातु होता है। ए कॉपर एंड जिंक, बी कॉपर एंड टिन, सी कॉपर टिन
टिन एंड जिंक एंड डी नन ऑफ दिस। ब्रास, कॉपर और जिंक का अलग होता है और ये प्रपोजिशन कॉपर और जिंक का थोड़ा वेरी कर सकता है और ये एक जनरल रेशियो होता है। वो कितना होता है? कॉपर होता है 66% और जिंक होता है 34%। कॉपर की मदद से हमें थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी मिलती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी मिलती है, डक्टिलिटी अच्छी मिलती है और कोरिजन रेजिस्टेंस भी हमें अच्छा मिलता है। जिंक क्या करता है? जिंक ब्रास की हार्डनेस को बढ़ाता है, उसकी मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है और उसके अंदर कलर भी ऐड करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमिंग इलेक्ट्रोड? गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग निम्न में से कौन सी सिलाई प्रक्रिया के लिए किया जाता है? ए TIG, बी MIG, सी मैनुअल आर्क एंड डी सबमर्ज आर्क। TIG वेल्डिंग, जिसे हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं और इसका एक और नाम होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। जैसे कि अदर वेल्डिंग में होता है, वेल्डिंग प्रोसेस के टाइम पे इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, लेकिन TIG वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि TIG वेल्डिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो उसका इलेक्ट्रोड होता है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ इनर्ट गैस भी होती है। कौन कौन सी होती है? आर्गन और हीलियम होती है। आर्गन और हीलियम गैस वैसे तो केमिकली इनएक्टिव रहती है, लेकिन ये किसी भी कंटेमिनेशन को, जो भी कोई वातावरण में दूषित चीज है, धूल है, मिट्टी है, उसको रोकती है। और आर्गन और हीलियम का दूसरा काम क्या है? ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन से बचाती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आर्क फॉर्म होती है बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस। अब क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का तो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, तो वर्कपीस केवल मेल्ट होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं हो पाता है। और हम वेल्डिंग प्रोसेस में फिलर मेटल का भी इस्तेमाल करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? TIG वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू। 1 हॉर्स पावर डैश के बराबर होती है। ए 746 वॉट, बी 748 वॉट, सी 756 वॉट एंड डी 736 वॉट। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है। पावर क्या होती है? रेट ऑफ वर्क होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हुई या कन्वर्ट हुई। हम मोटर की यूनिट को अभी भी हॉर्स पावर में ही लेते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट सोर्स हैज लीस्ट लाइफ स्पैन? निम्नलिखित में से किस प्रकाश स्रोत का जीवन काल सबसे कम होता है? ए सोडियम वेपर, बी मरकरी वेपर, सी इंसाडिसेंट एंड डी हैलोजन। जितने भी गिवन ऑप्शंस हैं उसमें सबसे कम लाइफ स्पैन किसका होता है? वो होता है इंसाडिसेंट बल्ब का, क्योंकि इंसाडिसेंट बल्ब में हम क्या यूज करते हैं? हम फिलामेंट यूज करते हैं। और फिलामेंट की प्रोसेस में क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू फिलामेंट, तो वो फिलामेंट को हीट करता है, जिसकी वजह से वो लाइट को एमिट करता है। लेकिन अगर इंटेंस हीट हो गई या थोड़ा भी करंट में फ्लक्चुएशन हुआ तो फिलामेंट बर्न हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को आप एक बार ध्यान से देख लेना। टेबल में आपको लाइट सोर्स दिख रहा होगा, इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी दिख रही होगी और लाइफ टाइम दिख रहा होगा। इंसाडिसेंट बल्ब की जो इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी होती है वो 15 से 20 होती है। उसका जो लाइफ टाइम होता है वो अराउंड 1000 आवर्स होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? LED का होता है। इसकी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी कितनी है? 80 से 160 है और इसका जो लाइफ टाइम है वो 50,000 से 1,00,000 आवर्स का है। तो बाकी जितने भी है आप उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंसाडिसेंट बल्ब। क्वेश्चन नंबर 71 है, द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। विद्युत ऊर्जा को मशीनी ऊर्जा में बदलने हेतु इस्तेमाल करने वाला उपकरण कौन सा है? ए जनरेटर, बी इलेक्ट्रिक मोटर, सी अल्टरनेटर एंड डी ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। अल्टरनेटर क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। अल्टरनेटर को और क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करता है, इधर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। या तो ये वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देगा या वोल्टेज के लेवल को कम कर देगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो चाहे वो एक DC मोटर हो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल किस पे बेस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल बेस होता है। जब भी इलेक्ट्रिकल करंट एक कंडक्टर से फ्लो करेगा और उस कंडक्टर को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा। और जब टॉर्क जनरेट होगा तो मोटर मूव करना स्टार्ट करेगी या रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और जब मोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। इलेक्ट्रिक मोटर के 2 या 3 मुख्य पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है, रोटर होता है। ये आपको सिंक्रोनस मोटर में भी मिलेगा और ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर में भी मिलेगा। लेकिन DC मोटर के केस में एक एडिशनल पार्ट होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर की डायरेक्शन को हर हाफ में रिवर्स कर देता है, ताकि जो मोटर की रोटेशन है वो कंटिन्यूअस बनी रहे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल मोटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, वुड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। लकड़ी इसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल होती है। ए पेंट, बी पेपर, सी इंक एंड डी गन पाउडर। पेपर बनाने के लिए वुड सबसे ज्यादा प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है। पेपर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम
पल्प यूज करते हैं वुड का। लकड़ी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और उसका फाइबर मटेरियल निकाला जाता है जिसे हम पल्प बोलते हैं। उसके बाद उस पल्प को एक शीट पे सुखाया जाता है और उसको थिन शीट में काटा जाता है और लास्ट में उस पल्प को ड्राई करा जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो पेपर मेकिंग का प्रोसेस होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेपर। क्वेश्चन नंबर 73 है 1 जूल इज इक्वल्स टू। 1 जूल डैश के बराबर होता है। ए 10 की पावर 5 अर्क, बी 10 की पावर 3 अर्क, सी 10 की पावर 7 अर्क एंड डी 10 की पावर 11 अर्क। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्क। जूल किसकी एसआई यूनिट होती है? ये एनर्जी की एसआई यूनिट होती है। और अर्क किसकी यूनिट होती है? ये सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 की पावर 7 अर्क। क्वेश्चन नंबर 74 है इनसाइड अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज। एक खोखले स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र डैश होता है। ए 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0, सी changes with the magnitude of the charge given to the conductor and D changes with the distance from the center of the sphere। एक खोखले स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो 0 होगा। जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी एक होलो कंडक्टर में तो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो टोटल चार्ज है वो केवल स्फीयर के आउटर सरफेस पे बना रहता है। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें गॉस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये पूरी एक थ्योरम है गॉस लॉ की। तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए 0 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है बखोल रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। बखोल रिले का प्रयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? ए मोटर, बी अल्टरनेटर, सी ट्रांसफार्मर एंड डी ट्रांसमिशन लाइन। बखोल रिले को गैस एक्चुएटेड रिले भी बोला जाता है और इसकी मदद से हम लार्ज ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं। लार्ज ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं? ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर को हम लार्ज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये हमारा मेन टैंक हो गया, ये कंजर्वेटर टैंक हो गया, इसके बीच में लगती है बखोल रिले। तो जब भी कोई इंटरनल फॉल्ट आता है तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है और जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल्स के अंदर से गैस रिलीज होती है और जब गैस रिलीज होती है तो वो किससे पास होगी? वो मेन टैंक से होते हुए कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगी। तो बीच में जो बखोल रिले है वो इस गैस को डिटेक्ट करेगी और अगर इनकेस गैस का एक्यूमुलेशन ज्यादा हुआ तो बखोल रिले ट्रिगर हो जाएगी और वो ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगी या ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। तो बखोल रिले से हमें अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन का पता लग जाता है। इससे हम ट्रांसफार्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी जल्दी कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।